स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज से हम इग्नू का MSD 12 का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय कहानी। इसकी पहली कहानी है दीदी, जिसको लिखा है MT वासुदेवन नायर ने। तो कहानी शुरू करने से पहले हम इसके मुख्य पात्रों पर एक निगाह डाल लेते हैं। इसका मुख्य पात्र है अप्पू, जो एक छोटा लड़का है। एक उसकी दीदी, जिनका नाम है मालू, वो असलियत में अप्पू की बिन ब्याही माँ है। एक अप्पू की नानी, जो दीदी और अप्पू से अक्सर गुस्सा रहती हैं। एक अप्पू के मामा हैं कुमारन, जो दीदी की बिन ब्याही माँ बनने की वजह से गुस्से में घर छोड़कर चले गए हैं और कभी कभी नानी से मिलने आते हैं। एक है अतिथि शंकरन नायर, जो दीदी के लिए शादी का रिश्ता लेकर आते हैं। और एक अप्पू का दोस्त कुट्टी शंकरन। ठीक है, तो अब कहानी शुरू करते हैं। दीदी रो रही थी। दीदी को रोते देखना अप्पू को अच्छा नहीं लगता था। पिछवाड़े वाले कमरे की खिड़की की चौखट पर माथा टेके दीदी रो रही थी। वह तो हमेशा रोती ही रहती हैं। शायद नानी ने उनसे गाली दी हो। वैसे नानी अप्पू को भी डांटती रहती है, लेकिन अप्पू को रोना नहीं आता, गुस्सा आता है। अगर वह भी दीदी जैसा बड़ा होता तो दिखा देता। इतनी बड़ी होने पर भी दीदी डांट फटकार क्यों सहती हैं? उसका चेहरा उतर जाता है, आंखें भर आती हैं। यह देखकर अक्सर अप्पू वहाँ से बाहर निकल जाता है। अर्थात दीदी को उसे रोते देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब भी दीदी रोती हैं तो वह उसके मन में, बच्चे के मन में बहुत सवाल आते हैं और वो उन्हीं सवालों से बचने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दीदी को रोते देखकर अप्पू से उसके पास रहा नहीं जाता। कभी रोते रोते दीदी उसे गले लगा लेती हैं। दीदी से प्यार से लिपटना उसे अच्छा लगता है, लेकिन जब वह बेटा कहते हुए उसके सिर और माथे पर बार बार चुम्बन लेती हैं तो गरम गरम आंसू अप्पू के बदन पर टपक पड़ते हैं। तब वह भी रोआसा हो जाता है। नानी की फटकार को वह अक्सर अनसुनी कर देता है। बहुत गालियाँ सुन चुका। सुबह उठते ही गालियों की बौछार शुरू हो जाती है। दोपहर होने तक छोकरा उठता है, देखा ना रे, तेरे जन्मते ही घर का सत्यानाश हो गया कि नहीं। अर्थात नानी उसे गालियाँ देनी शुरू कर देती हैं। बरामदे के कोने में सिल के पास बैठे दातुन करते वक्त फर्श पर थोड़ा सा पानी गिर जाए तो बस इतना ही काफ़ी है। नानी फिर शुरू हो जाती हैं। बदतमीज़, अपनी हड्डी पसली तुड़वाकर फर्श की लिपापोती की है मैंने। आंगन में कोई कूड़ा डाल दे, कुएं में कोई कंकड़ी फेंक दे, या तांबे के घड़े पर ताल बजाए तो नानी गालियां देने लगती है। अब स्कूल जाने लगा है तो उसे थोड़ी राहत मिली है। कम से कम दिन में तो छुटकारा मिल जाता है उसे नानी से। क्यों नहीं दीदी नानी को फटकार देती, लेकिन अप्पू से ज़्यादा दीदी ही नानी से डरती हैं। अप्पू को गालियाँ देने पर कभी कभी दीदी कहती हैं, उसे कोस कर मार डालेंगी क्या माँ? थू, माँ कहती है। उसके जवाब में एक डांट पिलाती। उससे भी बस नहीं करती। ऐसे ही शक्कर समझकर क्यों नहीं चाट लेती माँ? नानी मालू से कहती हैं। जब अपना ही खून हो तो मालू प्रतिवाद करती है। तब वह बछड़े को छूने जाए तो जैसे कजरी गाय सींग तानकर आगे बढ़ती है, उसी तरह नानी उछलती हुई आगे आती हैं। अरे ऐसे किसी अरे गहरे मत से, हाय राम, तुझे जरा ज़्यादा कहलवाना नहीं रे, मुझसे ज़्यादा कहलवाना नहीं रे। बातें जब यहाँ तक पहुँच जाती हैं तो अप्पू चुपचाप आंगन की तरफ निकल जाता है। वह आहते के चक्कर को साथ लेकर घूमता रहता। कभी कभी कंदुक की बेल के पीछे बीच में लुका छिपी करते हुए लाल पूँछ वाले पतंगे को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन कभी भी वह उसके हाथ न लगता। काफ़ी देर बिताकर बाहर से अप्पू घर लौटता। इस बीच उसे ख्याल आता, दीदी पिछवाड़े के कमरे की खिड़की पर माथा टेके सिसक रही होंगी। संध्या समय नाम जपने का काम अप्पू को तकलीफदेह लगता था। गलियारे में बैठकर ही यह काम करता। कई बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रटना पड़ता। फिर नक्षत्रों की नामावली रटनी पड़ती। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं होती थी। देशी महीनों के नाम भी उसे गिनना आता था, लेकिन उसके बाद उसे अंग्रेजी के महीने और 1 2 3 गिनने के काम में दीदी की मदद की ज़रूरत पड़ती थी। दीदी को अंग्रेजी आती थी। पोर की दीवार पर टंगी कान्हा की तस्वीर वाले कैलेंडर में छपी अंग्रेजी दीदी पढ़ लेती थी। आखिर दीदी की पढ़ाई 8वीं तक हुई थी।
सब कुछ रटने के बाद वह दीदी के पास चुपचाप जा बैठता। दीदी उसके बालों पर उंगली वहाँ फेरने लगती। तभी पड़ोस के बड़े घर से गाने की आवाज़ आती। वह कभी उधर नहीं गया। बाड़े के इस तरफ से देखा भर है, वहाँ पर काफ़ी लोग रहते थे। वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी। गाने वाली और बातें करने वाली एक बेटी वहाँ आई हुई थी। यह बेटी गाती और बोलती कैसे है? चक्कन कहता है कि उसके अंदर कोई बैठा हुआ होगा। चक्कन को तो कुछ भी नहीं आता, वह तो स्कूल भी नहीं जाता। कजरी गाय सिर्फ उसी को सींग नहीं मारती, यह तो उसके बड़प्पन से नहीं, उसके हाथ की लकुटी देखने से है। ये सारे गीत शायद सिनेमा के थे। अप्पू ने अभी तक कोई सिनेमा नहीं देखा था। स्कूल के साथ उसके साथी यशोदा और मणि ने सिनेमा देखा था। सिनेमा की तस्वीरों से बनी एक थाली उसने जरूर देखी थी। गाना सुनकर दीदी पर अक्सर एक पागलपन सवार रहता। फिर कुछ पूछा जाए तो जवाब नहीं देती। पता नहीं क्यों इस तरह नाराज रहती थी। कभी कभी दीदी इसी तरह चुप्पी साधे बैठ जाती थी। यह दीदी भी कितनी अजीब है ना, अप्पू सोचता था। फिर भी दीदी उसे बहुत पसंद थी। सवेरे स्कूल जाने से पहले दीदी ही उसे नहलाती। सूखी तुरई के रेशे से रगड़ रगड़ कर उसके शरीर को नहाना उसे पसंद नहीं था। अंगोछे की नोक से कान के अंदर साफ करते हुए उसे गुदगुदी होती थी। दीदी ही कंजी परोस देती। कंजी पी लेने के बाद गीले अंगोछे से छाती से पानी पोंछ देती और पिछले दिन धोकर रखी हुई कमीज धारीदार जांघिया उसे पहनाती। बालों पर कंघी करके चेहरे से तेल की चिकनी परत एक बार और पोंछ देती। इसके बाद वह स्कूल रवाना हो जाता। रात को वह खाने बैठता तो दीदी भी पास बैठ जाती। दीदी का कोर बनाकर खिलाना उसे पसंद था, लेकिन नानी के सामने दीदी उसे कोर बनाकर नहीं खिलाती थी, क्योंकि एक बार नानी ने डांटा था, यह क्या दूध मुँहा बच्चा है जो कोर बनाकर इसे खिलाती है तू। दीदी कभी कभार ही नानी को जवाब देती। दीदी की बातें सुनने पर नानी पर भूत सवार हो जाता। फिर कोहराम मच जाता। नानी की जली कटी बातें सुनने के बाद दीदी रोने लगती। कभी कभी नानी भी रोती थी। नानी के रोने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सिर्फ एक बार नानी को रोते देखकर उसे भी रोना आया था। यह घटना अप्पू भूला नहीं था। नानी को रुलाने वाले उस आदमी को भी वह भूल नहीं पाया था। चक्कन के बनाए नारियल के पत्ते की गेंद से वह आंगन में खेल रहा था। तभी फाटक से किसी ने बुलाया, माँ। देखा तो एक आदमी बाड़े के पास खड़ा था, लंबी आस्तीन वाली कमीज और बगल में एक थैली। नानी आंगन से होकर बाड़े की तरफ गई। पता नहीं नानी क्या बड़बड़ा रही थी। तेरी माँ ही तो कह रही है, तुम यहाँ तक आ गए हो तो अंदर घर के अंदर क्यों नहीं आते हो कुमारन। अर्थात कुमारन जो अप्पू का मामा था, वो अपनी माँ से मिलने आया था, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ रहा था क्योंकि वो अप्पू की माँ मालू से नाराज़ था। अप्पू को भी लगा कि नानी ने ठीक ही तो कहा था, ये कौन है इतना गरूर वाला। अगर उसे नानी से बातें करनी है तो फिर उसे उधर बुलाने की क्या ज़रूरत है। क्या वह इधर नहीं आ सकता। वह आदमी बोला, मुझे यह कहकर निकले 5 साल हो चुके हैं कि अब मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगा। वह तो कभी नहीं होगा माँ, मैं इस घर में नहीं आ सकता। नानी उसे डांट क्यों नहीं देती। हमेशा गरजने वाली नानी उस गरूर वाले आदमी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अरे मेरे पेट की जन्मी है, मैं उसे कैसे मार डालूं। इसका जवाब अप्पू की समझ में नहीं आया। नानी ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ कम से कम तब तक तो मैं उसे नहीं मार सकती। उसके बाद इतना भी नहीं होगा। उसका चिल्लाना जारी रहा। यह सब सीख तुम्हें बेटी को पहले से दे देनी चाहिए थी। इस बीच उसने अप्पू की तरफ देखा। अप्पू को उसकी नज़र जरा गड़बड़ सी लगी। मौका पाकर बच्चों का गला घोंटकर थैली में बांध कर ले जाने वाले साधु की नज़र से भी वह इतना ही नहीं डरा था। यह भी गला घोंटने वाला है क्या, अप्पू ने अपने आप से सवाल किया। वह चुपके से बरामदे की ओर बढ़ा। दीदी अंदर चली गई थी। रसोई के पिछवाड़े के दरवाजे पर खड़ी दीदी केले के बाग की तरफ देख रही थी। आंचल थाम कर अप्पू ने पूछा, दीदी फाटक पर खड़ा हुआ आदमी कौन है। शायद दीदी ने उसकी बात नहीं सुनी। फाटक पर खड़ा आदमी कौन है दीदी, अप्पू ने फिर पूछा। दीदी कुछ कहने ही जा रही थी लेकिन बोली नहीं। बोलो ना दीदी, कौन है वह आदमी। वह, यह कहकर दीदी रुक गई। गला घोट देगा क्या, अप्पू ने पूछा। कौन, मालू ने पूछा। वह आदमी बच्चों का गला घोटने वाला तो नहीं है। लगा कि दीदी का दम घुट रहा हो। दीदी बोली, अरे वह तो तेरे मामा हैं। यह तो नया तमाशा हुआ। मामा होकर क्या ऐसा करना चाहिए था उसे। फाटक पर आकर धीरे से नानी को बुलाना, फिर डराने के लिए अप्पू की तरफ घूरना। अजीब मामा है ये तो। शायद दीदी ने यूं ही कहा हो। उसे लगा कि शायद दीदी ने उसे मन बहलाने के लिए ऐसे ही कह दिया हो। उसने फिर पूछा, क्या ये सच है दीदी, क्या वह मेरे मामा हैं। दीदी बोली, हाँ।
मामा इधर क्यों नहीं आते? दीदी ने इसका जवाब नहीं दिया। मामा नहीं आएंगे क्या? अप्पू ने फिर पूछा। और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि दीदी आंखें पोंछ रही थी। यह दीदी तो पागल है, उसने अपने आप से कहा। तब नानी अंदर आई। नानी को देखकर अप्पू घबरा गया। नानी रो रही थी, साथ साथ कुछ बड़बड़ा भी रही थी। अप्पू को भी गम हुआ। कितनी ही गालियाँ क्यों ना दे दे, वह है तो लेकिन उसकी नानी ही। हिम्मत बांध कर वह बाहर निकला और फाटक की ओर नजर दौड़ाई। मामा तब तक जा चुके थे। यह एक मामा का होना अच्छा है, लेकिन इस तरह घूरकर डराना नहीं चाहिए। फाटक तक आकर नानी को भला बुरा कहकर रुलाना नहीं चाहिए था। पचाई के घर की जानू के भी एक मामा थे। जानू एक लड़की, उसके भी एक मामा थे। वे 7 समंदर पार कहीं दूर रहते थे। वहाँ रेशमी कपड़े और खूबसूरत छाते बहुत होते थे। जब वे आए थे तो जानू को ये दोनों चीज़ें मिली थी। छाता बहुत अच्छा था और बहुत हल्का भी। अपनी माँ के साथ मंदिर जाते समय वह उसे साथ ले लेती थी। कमीज थोड़ी बड़ी थी, इसलिए उसने अभी पेटी में ही रखी हुई थी। जानू के मामा जो घर में पड़े रहते थे, उन्होंने उसे अभी तक कुछ नहीं दिया था। 7 समुंदर पार के मामा उसे ज़्यादा पसंद थे जानू को। वे शायद अगले साल भी आएंगे। अप्पू को अफसोस हुआ कि उसके मामा ऐसे गड़बड़ निकले। दीदी ने बताया कि वे इधर नहीं आएंगे। उनके यहाँ भी वैसा ही छाता मिलता है क्या? अप्पू ने पूछा, अपने मन से सवाल किया। मिले भी तो वे नहीं लाएंगे। देखा ना कैसे घुर रहे थे वह। नानी तक को रुला दिया। रूठने से ही घर नहीं आते होंगे, लेकिन वे रूठे किससे हैं? ये बहुत सारे सवाल अप्पू के मन में उठ रहे थे। अब की बात तो आने पर उसने मामा से पूछने की ठानी, लेकिन मामा नहीं आए। ये मामा कहाँ रहते हैं? दीदी तो बताती नहीं। जानू भी एक ऐसे आदमी को नहीं जानती। जानू को यकीन ही नहीं होता कि अप्पू की एक मामा भी है। चक्कन थोड़ा बहुत जानता है। नदी किनारे उनकी अपनी घर जायदाद है। चक्कन कहता है कि उसे देखा है। जब वह उधर से होकर गुजर रहा था, उसी समय नए घर पर खपरेल छाया जा रहा था। मामा इधर क्यों नहीं आते रे? अप्पू ने चक्कन से पूछा। वे झगड़ा करके जो गए हैं, चक्कन ने कहा। चक्कन भी नहीं जानता कि झगड़ा किस बात पर हुआ है। सोचने पर उसे कुछ और नहीं सूझता था। उसके मन में कई तरह की शंकाएं हैं जिन्हें वह सुलझाना चाहता है, मगर पूछे किससे? कोई बता ही नहीं रहा। अक्सर दीदी ही उसकी शंकाएं दूर करती, रात को सोने के लिए लिटाते वक्त। जब तक वह खाना नहीं खाता था, दीदी उत्तर वाली कोठी में बिछौना बिछा देती थी। बिछौने पर लाल रंग की बड़े बड़े सफ़ेद फूलों वाली पुरानी साड़ी बिछा देती थी। उस पर लेटना उसे पसंद है। यह दीदी की साड़ी है। दीदी की और एक साड़ी है, वह संदूक में करीने से रखी हुई है। उसे दीदी को नहीं उसने पहने हुए दीदी को कभी नहीं देखा। संदूक खोलने पर खुशबू आती है, केतकी की खुशबू। केतकी की खुशबूदार साड़ी दीदी पहने तो खूब मज़ा आ जाएगा। खाना खाते ही अप्पू लेट गया, लेकिन जब तक दीदी ना आती थी तब तक वह सोता ना था। रसोई साफ करके बर्तन मांजकर ही दीदी आती थी। दीदी से लिपटकर सोते वक्त वह अपनी सारी शंकाएं एक एक करके दीदी के सामने रखता था। अक्सर वह जानना चाहता था कि जानू ने जो जो कुछ कहा वह सब कुछ झूठ है कि नहीं। कभी कभी वह कितनी झूठ मूठ की बातें बनाती हैं। कह रही थी कि उसके घर के दक्षिण के सर्प देवता के झुरमुट में एक ऐसा सांप है जो 9 बच्चों को निगल चुका है। यह तो निरा झूठ है ना। एक सांप के पेट में इतने सारे बच्चे कैसे समा जाएंगे? छोटे से बच्चे के मन में ये सारी बातें चलती थी। एक बार जानू ने कहा कि उसने ईश्वर को देखा है। अप्पू को यकीन नहीं हुआ। अप्पू ने तो ईश्वर को नहीं देखा, ना ही चक्कर ने देखा और ना ही दीदी ने। फिर जानू ने कैसे देखा? तो जानू कहती है कि उसने रात को ही ईश्वर को देखा। पूजा के लिए आए थे। पांडे से भी लंबी ईश्वर की दाढ़ी मूछें हैं। यह जानने के लिए कि वह झूठ तो नहीं बोल रही। अप्पू ने पूछा, सिर पर क्या था? काहे के सिर पर? अप्पू ने पूछा। ईश्वर के सिर पर। जानू ने खूब सोच समझ कर जवाब दिया, बाल। फुई, अप्पू चिल्लाया। ईश्वर के सिर पर तो मुकुट रहता है। यह तो जानू ने नहीं देखा था। वह झेप गई। झूठ बोलने पर भी जानू उसे अच्छी लगती है। जब वह यहाँ आई थी तो उसके साथ खेलती थी। अब वह चली गई। जानू को उसके पिता ले गए। वह एक जंगली इलाके में गई है। समुद्र पार करना तो नहीं है। समुद्र पार तो उसके मामा रहते हैं। पिता के साथ जाने पर वह रेलगाड़ी में बैठ सकती है। एक भारी पहाड़ पर पेट चीरती हुई रेलगाड़ी चलती है। जाने के पिछले दिन जानू अप्पू से मिलने आई थी। साथ में उसकी माँ भी थी। वह बोली, हम कल रेलगाड़ी से जाएंगे। उसने जब से ये कहा, अप्पू के मन में थोड़ी सी जलन हुई। वह तो बहुत कुछ देख सकेगी जहाँ वह जा रही है। शायद वहाँ बड़ा रबड़ का गेंद और साइकिल भी मिलते होंगे। अप्पू भी कहीं जाना चाहता था, पर वह जाए तो जाए कहाँ, और कोई चले तभी तो। बड़े टीले पर जहाँ सप्तवर्णी का पेड़ खड़ा था, उसके आगे वह कभी नहीं गया था। 7 समुद्र पार ऊंची पहाड़ियाँ,
पहाड़ियों से, सुरंगों से होकर जाने वाली रेलगाड़ी, सुंदर छाते, रेशमी कपड़ों से भरे उन जगहों के बच्चों को कितना मज़ा आता होगा ना, अप्पू अपने आप से पूछा। जानू की माँ ने दीदी से विदा ली। वे दोनों साथ पली बड़ी थी। जानू की माँ के पास कई साड़ियाँ थीं। वे जानू के पिताजी के साथ कई जगहों पर गई थीं। एक और भी मज़ेदार बात थी, जानू के पिताजी को उसकी माँ मुन्नी के पिताजी कहती है। जब जानू की माँ चली गई तो दीदी की आंखें भर आई थीं। शायद दीदी भी पहाड़ी सुरंगों को पार करने वाली रेलगाड़ी में कहीं जाना चाहती थी। दीदी कहीं नहीं जाती, यहाँ तक कि मंदिर के तालाब पर भी नहीं। घर के कुएं पर ही नहाती हैं। फाटक वाले भगवती के मंदिर का मेला देखने नानी गई। अप्पू भी गया, फिर भी दीदी नहीं गई। दीदी नहीं चलेंगी क्या नानी? अप्पू ने पूछा। तब नानी बौखला उठी। ए छोकरे, चुप रह। पिछले जेठ के महीने में वह स्कूल जाने लगा। अब तो 2 महीने बाद उसकी परीक्षा शुरू होंगी। उसके पास होने का पर वह दूसरे दर्जे में बैठेगा। जानू अपने पिताजी के पास पहुंचने के बाद शायद वहीं किसी स्कूल में भर्ती हो जाएगी। माँ भी तो स्कूल होंगे। माँ हमारे केलू मास्टर जैसे मास्टर लोग भी होंगे क्या? न होना ही अच्छा, पिटाई से तो बच सकती है। अप्पू की क्लास में एक दोस्त है, कुट्टी शंकरन। खेत के उस पार उसका घर है। दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। केलू मास्टर कभी कभी कुट्टी शंकरन को कुट्टी चत्तानन पुकारते हैं। ये सब सुनकर हंसते हैं। उसके साथ यह नाम ठीक ही लगता है, लेकिन केलू मास्टर की मार बर्दाश्त के बाहर थी। कुट्टी शंकरन ने एक बार उसे नींबू दिया। वह अपने घर से लाया था। उसके यहाँ पिछले दिनों कुछ नींबू खरीदे गए थे। उसकी मछली दीदी की शादी थी तब। शादी में नींबू का क्या काम? अप्पू ने सोचा। बेवकूफ़, तुम यह भी नहीं जानते क्या? कुट्टी शंकरन ने कहा। वह इस तरह बोल रहा था जैसे उसने बहुत सारी शादियाँ देखी हों। शादी के बारे में कुट्टी शंकरन ने सारा ब्यौरा उसको दिया। बहुत से लोग घर आएंगे। पंडाल में बैठने वाले बारातियों पर गुलाब जल छिटकते हैं। गुलाब जल खूब खुशबूदार होता है। बाद में चंदन और नींबू सबको दिया जाता है। अप्पू को इन सब बातों पर यकीन नहीं हुआ। अगर साफ कहते तो ये सब झूठ है, तो शायद वह पूछता, क्या तुमने शादी देखी भी है? पर तब उसे मानना पड़ता कि नहीं देखी है। कुट्टी शंकरन को तसल्ली देने के लिए अप्पू ने कहा, मेरे यहाँ जब दीदी की शादी होगी तब तुझे भी नींबू दूंगा। मगर कुट्टी शंकरन कह रहा था, तुम्हारी कोई दीदी कहाँ है? यह सुनकर अप्पू को काफ़ी गुस्सा आया। उसने 4 बार कुत्ती चातन कहकर कनपटी पर तमाचा लगाने का मन हुआ। कुट्टी शंकरन उससे भी मोटा तगड़ा है, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। मेरी दीदी फिर कौन है रे? अरे बुद्धू, वह तो तेरी माँ है, कुट्टी शंकरन ने अप्पू से कहा। तब कुट्टी शंकरन की मूर्खता पर अप्पू को हंसी आ गई। इस उल्लू को केलू मास्टर ने कुत्ती चातन सही नाम दिया है। जा, तुझको खाक आता है, अप्पू ने कहा। फिर तू आया बड़ा जानने वाला, मेरी माँ कह रही थी। तेरी माँ क्या जाने, अप्पू ने कहा। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। कुट्टी शंकरन ने नींबू वापस मांगा। नींबू उसके सामने फेंककर अप्पू ने नाक सिकोड़ी। स्कूल से लौटते वक्त उसने सोचा, दीदी मेरी माँ कैसे हो सकती हैं? उसके कोई माँ बाप नहीं है। उसके तो दीदी और नानी हैं बस। नानी की क्या बसात। छोकरे को ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तेरे जन्मते ही पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। उसे बस दीदी काफ़ी है। फिर उस अच्छी दीदी को माँ कहने वाले कुट्टी चातन को क्या किया जाए? उसे माना ही चाहिए। माँ होती है तो क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, वह सब देखता तो है। दीदी की माँ है ना, नानी उसकी, क्या दीदी को कभी चैन से बैठने देती है? अर्थात उस बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि माँ ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि नानी जो कि दीदी की माँ है, हर समय उसे डांटती रहती है, तो उसके मन में लगता है कि नहीं नहीं, माँ नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए तो बस दीदी ही काफ़ी है। पिछले 4-5 दिनों से दीदी रात दिन रोती रहती थी। नानी अब उसे गाली नहीं देती। दीदी भी कैसी पगड़ी है, अप्पू सोचता। दीदी अप्पू से नाराज़ नहीं होती। रात को सटकर लेटते समय दीदी ने उससे बहुत कुछ कहा। कोई कहानी तो नहीं, कहानी सुनना ही अप्पू को पसंद था। दीदी को कई कहानियाँ आती थी। रतन ढूंढ कर निकालने वाले राजकुमार की कहानी। उसको सुनने के बाद ही रतन मिलने पर उसे छिपाने की तरकीब उसे सूझ पड़ी। रतन को गोबर से ढका जाए तो उसकी चमक बाहर दिखाई नहीं पड़ती। फिर पत्थर पर जाने पर राजकुमारी की कहानी। जिंदा करने के लिए बच्चे की बलि चढ़ाकर पत्थर पर खून डालने की बात सुनकर उसे रोना आया। अब दीदी कहानियाँ नहीं सुनाती, चुपचाप पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद पूछती, सो गया क्या बेटे? नहीं तो, अप्पू कहता। बेटा तू खूब पढ़ाई करना, मालू ने कहा। जी, अप्पू बोला। बड़ा होकर दीदी का खूब ख्याल तो करेगा कि नहीं? ये कैसे बेतु की बात है? फिर भी हाँ भरता रहता। दीदी का तो एक तू ही है रे, दीदी ने कहा।
2-3 दिनों से दीदी की तबीयत खराब है। वह चुपचाप अप्पू को नहलाती, खिलाती, बाल संवारती और यूं ही उसके चेहरे की ओर ताकती रहती, फिर एकदम गुमसुम बनी रहती। यह दीदी पागल जो ठहरी, अप्पू सोचता। दोपहर बीच वाले कमरे के फर्श पर नानी और दीदी लेटी थी, तो नानी को कहते सुना, उसकी बात सोचकर तुम्हें मन मानने की ज़रूरत नहीं है। दीदी कुछ भी नहीं बोली। जो कुछ हो गया सो हो गया, इधर उधर की बातें सोचने से तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगी। अगर यह ठीक हुआ तो बस बेड़ा पार ही समझो, नानी ने कहा। यह सुनकर भी दीदी चुप रही। यह सब शंकर नायर ठीक कर देगा, वह बड़ा ही नेक आदमी है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? नानी बोली। तुम? नानी कुछ ऊंची आवाज़ में बोली। यूं ही सब कुछ बर्बाद ना किया करो, अगर यह भी हाथ से निकल गया तो बस ज़िंदगी भर पछताती रह जाओगी। दीदी ने कहा, लेकिन यह तो धोखाधड़ी है ना। यह सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, नानी ने कहा। फिर भी उसका नतीजा भी तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा, दीदी बोली। यह सब शंकर नायर को मालूम है माँ, अप्पू के। बस दीदी ने इतना ही कहा। अप्पू शप्पू मालू, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं इस बला से छुटकारा पाना चाहती हूँ। दीदी चुप बनी रही। फिर नानी ने कहा, शंकर नायर सब कुछ संभाल लेगा। ये शंकर नायर कौन है? इतने बड़े होशियार आदमी को कभी देखना भी चाहिए। इस बीच एक दिन सुना कि शंकर नायर आने वाला है। देखने में तो शंकर नायर एक नेक आदमी लगा, और सारे पे बैठे जब नानी से बातें कर रहा था तो अप्पू उसके पापड़ नुमा सफ़ेद बालों को देखता रहा। यह आदमी नानी से बातें किए जा रहा था, लेकिन उन सब बातों में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। वेनार की पहाड़ी में शादी होने वाली है, होने दो। यही ख्याल रखना कि बच्चा होने की खबर तक उसके कानों में ना पड़ने पाए। ठीक है। अप्पू बार बार उस पापड़नुमा बाल वाले को देखने में मजा ले रहा था। वह सोच रहा था कि उसके सिर पर एक मोटी चोटी भी होती तो कितना अच्छा लगता। स्कूल के बाग के गमले में रखा घोड़े की पूंछनुमा पौधा जैसा लगेगा। तो उसने एक बार फिर झांक कर देखा। शंकर नायर ने आवाज़ और धीमी कर दी। नानी ने मुड़कर देखा तो अप्पू पर निगाह पड़ी। अप्पू, आंगन में जाकर खेलो, नानी ने कहा। वह अंदर चला गया। थू, उनकी पंचायत, अप्पू को गुस्सा आया। वर्नार की शादी में उससे क्या लेना देना? एक नींबू तक नहीं मिलेगा। चाहे कोई चाहे शादी कर ले, अप्पू का क्या बिगड़ता है? अंदर के कमरे का चावल का बक्सा खोलकर उसने जोर से बंद किया। उसके अंदर से नन्हा सा तिलचट्टा झाँक रहा था। खिड़की पर चढ़कर दीवार के कीले पर टंगी टोकरी को यूं ही टटोला। उसमें सरसों थी। रसोई से पीतल का गिलास गिरने की आवाज़ आई। रसोई में दीदी हैं, नानी ने पुकारा। मालू, शायद गिलास गिरने से डांटने के लिए बुलाया हो। अरे मालू, नानी ने फिर चिल्लाई। दीदी बरामदे में दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। पता नहीं अब दीदी को क्या क्या सुनना पड़ेगा। अप्पू ने डर से कान खड़े किए। माँ ने सब कह दिया ना? शंकर नायर पूछ रहा था। बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वह एक नेक आदमी है, एकला है, वह ये सब जान नहीं पाएगा। दीदी बोलती नहीं, चुपचाप खड़ी रहती हैं। शादी वहीं पर होगी, 2-4 मेहमानों को बुलाना है बस। लोग क्या कहेंगे? नानी को शक था। तुम लोग मेरे सगी संबंधी हो, तुम्हारा और कोई नहीं है। मैं तो 20 बरस से वहीं रहता हूँ। तो बात समझ में आई ना बहन जी? शंकर ने कहा। कौन सी बात? हाँ हाँ, वही तो मैंने कहा। तब मेरे छोटे पैमाने पर शादी की रस्म पूरी कर जाए तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है भैया, तुम ही तो मेरा सहारा हो, नानी ने शंकरन से कहा। इसलिए तो मैं उसे पटा कर लाया हूँ, वह लड़की को देखना चाहता है। तब क्या करें? नानी ने धीमी आवाज़ में फुसफुसाया। उसकी भनक तक कानों में नहीं पड़ने दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाने पर गांव के मंदिर में खीर चढ़ाने की मनौती की है, नानी बोली। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिटिया को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके पास सरकार से मिली 4 एकड़ ज़मीन तो है ही, मेहनत करने पर आराम से गुजारा हो जाएगा। तब मोरी के नीचे रखे खाली डब्बे में छिपी सींग वाली कोई चीज़ दिखाई दी। यह तिलचट्टा नहीं था, यह तो अप्पू के लिए एक नया शिकार मिल गया। इसे वह छोड़ना नहीं चाहता था। वक्त पर झाड़ू भी नहीं देखी। नारियल के पत्ते की एक मोटी तिली चाहिए, उसने सोचा। ओसारे में तब भी बातचीत चल रही थी, नानी और शंकरन नायर के बीच में। दोनों कानाफूसी कर रहे थे। जो भी हो, झाड़ू कहाँ गई? छिप कर बैठे सींग वाले को एक मार लगानी है, अप्पू ने सोचा। झाड़ू ढूंढते वक्त रसोई पहुंचने पर वहां उसे दीदी मिली। अभी अभी तो दीदी शंकर नायर की पंचायत सुनने गई थी। जब दीदी से उसने पूछा कि झाड़ू कहाँ है तो उसने अप्पू को गोद में उठा लिया। फिर सिर पर माथे पर चूमती रही। दीदी के आंसू उसके चेहरे पर और सिर पर टपक पड़े। शंकर नायर दीदी को कुछ गाली तो नहीं दे रहे थे? नानी भी नाराज़ नहीं हुई थी। फिर दीदी क्यों रो रही है? अप्पू ने अपने आप से पूछा। ये दीदी भी कैसी पागल है। रात को दीदी ने पूछा, अगर दीदी नहीं तो बिटुआ नानी के पास सोएगा ना? मैं तो दीदी के पास ही सोऊंगा, अप्पू ने कहा। अगर दीदी भी चली जाए तो? दीदी किधर जा रही है?
अप्पू ने पूछा। दीदी चुप रही। बार बार पूछने पर जवाब मिला, कहीं भी नहीं, दीदी ने तो बस यूं ही पूछा था। सच? अप्पू ने तसल्ली की सांस ली। एक दिन वह स्कूल से आया तो उसे मीठा सा पकवान आटा मिला। वह हमेशा नहीं बनता था। ऐसी कोई खास चीज़ मिलने पर चक्कन के सामने खड़े होकर खाने की जिद अप्पू करता था। उस छोकरे का लालच देखते ही बनता था। दीदी ने कहा, यह तो बहुत लालची है, इसलिए उसके देखते हुए कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन वह कुटिया बना सकता है। कचरी सिर्फ उसी पर सींग नहीं मारती, वह चाहे तो कचरी को गले लगा सकता है। आटा छिपाए दीदी की नज़र बचाकर वह आंगन की ओर निकला। चक्कन फूस के ढेर से फूस निकल रहा था। हमेशा की तरह आज उसने एक टुकड़े के लिए विनती नहीं की। अपुन को बड़ी मालकिन ने दिया है। झूठ। मैं ही उनके आने पर चाय की पत्ती और चीनी ले आया था। किनके आने पर? मेहमान लोगों के लिए। देखी छोटे मालिक, चक्कन ने गांठ खोल कर दिखाया। बीड़ी के 3 टुकड़े जो साहब आए थे उन्होंने पीकर फेंके हैं। चक्कर ने कहा, अगर बीड़ी पीते हैं तो जरूर बड़े आदमी होंगे। शंकरन नायर के पापड़ जैसे बाल होने पर भी वह बीड़ी नहीं पी सकता। पिछले हफ्ते जब वह आया था तो नानी की तरफ पान चबाता हुआ रहा। बहुत बुरी बात है ये। मेहमान लोग कहाँ हैं? दीदी से पूछने पर वह अंदर दौड़ा। दीदी आहते में ही थी। नानी रतालू छील रही थी। नानी, मेहमान कहाँ हैं? अप्पू ने पूछा। कौन से मेहमान? यहाँ कौन मेहमान आएगा रे? यमराज है क्या? चक्कर ने नाम नहीं बताया था। अगर यमराज ही है तो वह है कहाँ? मैं यही जानना चाहता हूँ। नानी बोली, ए छोकरे, बदतमीजी दिखाओगे तो तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी। अरे रहने दो, एक मेहमान जो आ गया वो ज़मीन पर पाँव नहीं पड़ते नानी के। अप्पू ने सोचा। उसने फिर कुछ नहीं पूछा। रात में सोने के बाद आंखें खुली। बिस्तर पर दीदी नहीं थी। कमरे में दिया जल रहा था। दीदी संदूक खोलकर सामान करीने से रख रही थी। केतकी की खुशबू आ रही थी। जब वह सोने लेटा था तब दीदी पास ही थी। तो फिर उठी क्यों? रात को दिया जलाकर संदूक की धोती और ब्लाउज क्यों ठूस रही हैं? उसे इन बातों का जवाब न मिला। चुपके से उठकर दीदी ने गले से लिपटाकर उसे डराना चाहा, लेकिन उठ नहीं पाया। दीदी चुपके से उठकर दीदी के गले से लिपटकर वह दीदी को डराना चाहता था, लेकिन उठ नहीं पाया। आंखें धीरे से मुंद गई। राजकुमार ने जिस जंगल से रत्न ढूंढ निकाला था उसकी याद आ रही थी। केतकी की हल्की सी खुशबू। उसने फिर से आंखें बंद कर ली। सुबह अप्पू को दीदी ने जगाया, कुएं पर जाकर नहलाया और फिर गंजी पी लेने के बाद दीदी ने उसे कपड़े पहनाए। बाल सवाते वक्त दीदी ने कहा, बिट्टू, स्कूल जाते समय संभल के जाना, ढोरों से बचकर निकलना। यह तो अक्सर दीदी कहती थी। उसने मान लिया। बच्चों से झगड़ा मत करना। उसने बोला, हूँ। नानी जो है तेरा पूरा ख्याल रखेगी, दीदी ने कहा। अप्पू बोला। नानी का कहना मानना और नखरे मत करना, दीदी ने कहा। नानी बुरी नहीं है, मुझे तो सिर्फ दीदी ही चाहिए। नानी बुरी है, मुझे तो सिर्फ दीदी ही चाहिए, बिट्टू, मालू बोली। हाफते हुए अप्पू को छाती से लगाकर दीदी ने टूटी सी आवाज़ में पुकारा, मेरे बेटे। अप्पू को डर था कि कहीं दीदी रो ना पड़े। अब की बार दीदी नहीं रोई, इसलिए उसे हैरानी नहीं हुई। तब उसे कुछ कहने का मन हुआ। सुनो दीदी, अप्पू बोला। बेटे, मुझे एक दफ़े माँ कहकर पुकार, दीदी बोली। वह उसे अच्छा नहीं लगता। उसने पूछा, क्यों दीदी? कुछ भी नहीं, यूं ही। दीदी कैसे माँ होगी? अप्पू ने पूछा। दीदी ने उसका जवाब नहीं दिया। दीदी के हाथ ढीले हो गए। वह मुंह तो मोड़कर चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद कीले पर टंगी थैली अप्पू के हाथ में दी और बोली, बेटा जा। अप्पू ताड़ के पत्ते से बना छाता कंधे पर रखकर उसकी रंगीन डंडी पर थैली लटकाए आंगन में चल दिया। फाटक पार करने पर फिसलकर गिरने को हुआ, लेकिन गिरा नहीं। मुड़कर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। ओसारे के दरवाजे के सहारे दीदी उसे ही एकटक देख रही थी। वह डराने वाली आंखें दीदी को कैसे मिली? यह जब उसने मुड़कर देखा तो दीदी ने कछुए की तरह से अंदर खींच लिया। दीदी भी कैसी पगली है, अप्पू ने सोचा। खेत के उस पार कुट्टी शंकरन जंगली अड्डी का पत्ता तोड़कर उसके रस से बुलबुले उड़ाता हुआ खड़ा था। उसकी थैली में 2 आंवले थे। छोटा आंवला उसने अप्पू को दिया। छोटा होने पर भी यह बहुत मीठा था। एक सूखा नाला, पगडंडी और छोटा सा टीला पार करके उसने स्कूल जाना था। टीला पार करते हुए उसे डर लगता था। बहुत सारी गायें थी। कोई बात नहीं, कभी पास के बड़े घर का सांड भी वहाँ पर होगा। अप्पू ने उसे देखा नहीं, ना ही वो दिख पड़ा। दोपहर को नारायण की पेंसिल उसके हाथ से टूट गई। नारायण रोया। मास्टर जी से शिकायत करने जा ही रहा था कि कुट्टी शंकरन बीच में आ पड़ा। केलू मास्टर के पास मामला पहुंचे तो अप्पू को भी मुसीबत होगी। उससे बचने के लिए कल चवन्नी नारायण को देनी होगी। अप्पू को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो, इससे अब मार से बच जाएगा। दीदी ने से पूछने पर चवन्नी ज़रूर मिलेगी। शाम को घर पहुंचा। किताबों की थैली बरामदे में फेंककर उसने दीदी को पुकारा, अप्पू।
दीदी ने नहीं, नानी ने जवाब दिया। नानी रसोई से बाहर आकर पूछने लगी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? मन में आया कि पूछूं क्यों इतना प्यार जता रही हो? लेकिन अप्पू ने कुछ नहीं पूछा। उसने सोचा कि मार पड़ेगी। दीदी कहाँ है? कंजी परोस दी है, कपड़ा बदल के आ जा। उसे कंजी नहीं चाहिए, उसे दीदी चाहिए। कल तक चवन्नी नहीं मिली तो उसकी नाक कट जाएगी। उसने फिर पूछा, दीदी कहाँ है? वह उत्तर वाले कमरे में गया, वहाँ दीदी नहीं थी। केतकी की हल्की सी खुशबू कमरे में टिकी हुई थी। नानी, दीदी कहाँ है? अप्पू ने फिर पूछा। दीदी यहाँ नहीं है, नानी ने कहा। फिर कहाँ है? हाँ, वह एक जगह गई है, नानी बोली। किधर? अप्पू ने पूछा। दीदी आ जाएगी, अप्पू के लिए गेंद लाएगी। गेंद वेंद वह लाए, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे साथ लिए बिना बिना बोले क्यों चली गई? उसे बहुत गुस्सा आया। अजीब दीदी है, दीदी ने ऐसा क्यों किया? अप्पू बात ना करेगा, इस दीदी का क्या करे? अप्पू ने सोचा। दीदी के संदूक में चवन्नी होगी, एक नहीं 2 चवन्नी लूँगा। उसके लिए डांटने आए तो दिखा दूँगा। लेकिन संदूक कहाँ है? उसको रोना आया। नानी ने फिर पुकारा, अप्पू खाना नहीं खाएगा? वह आंगन से निकल गया। बिल के चबूतरे से एक पत्थर लेकर फेंका, फिर परछाई की ओर चल पड़ा। अप्पू को नानी ने कांजी परोसी थी। अप्पू को नानी का प्यार नहीं चाहिए। दीदी को आने दो, रबड़ की गेंद ला कर देगी तो दूर फेंक दूंगा, अप्पू बोला। मन ही मन सोचा अप्पू ने। नानी ने फिर पुकारा, अप्पू को कुछ नहीं चाहिए। उसे लगा कि जी भर रोए। दीदी से जो गुस्सा है उसे आंसू से उतार कर जोर से रोए। अगर दीदी बढ़िया गेंद और मिठाई लाई तो तब क्या करना चाहिए? उसने अपने आप से पूछा। तो भी दीदी बिना बताए गई है ना, इसलिए अप्पू उससे गुस्सा ही है। अजीब है दीदी, यह दीदी भी कैसी पकड़ी है, अप्पू ने कहा। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम इसी कहानी से संबंधित इसके जो मूल्यांकन और विश्लेषण है, जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।